जी, प्रोजेक्टाइल के बारे में पता होगा आपको। क्या होता है? ऐसी बॉडी जिसकी मोशन 2 डायमेंशनल होती है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसकी मोशन 1 डायमेंशनल है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है इसकी मोशन 1 डायमेंशनल होती है। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारी इक्वेशन 1 डायमेंशनल मोशन के लिए होती हैं, उस बॉडी के लिए होती हैं जिसकी मोशन 1 डायमेंशनल है। ऐसे मोशन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। किसी पत्थर को फेंकें, यहाँ से उड़े और यहाँ गिर जाए, क्या इसकी मोशन 1 डायमेंशनल होगी? इसने सेम टाइम 2 एक्सिस में फासला तय किया, कुछ फासला एक्स के लॉन्ग तय किया, कुछ वाई के लॉन्ग, तो इसकी मोशन 2 डायमेंशनल है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल होती है, सेम टाइम एक्स के लॉन्ग भी फासला तय करती है और वाई के लॉन्ग भी फासला तय करती है। ये जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी हो, डिस्टेंस मालूम करना हो, तो इनका एक्स कंपोनेंट अलग मालूम करना पड़ता है, वाई कंपोनेंट अलग मालूम करना होता है। मसलन अगर प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, एंगल क्या बना रहा है? थीटा। इसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि बॉडी यहाँ पर है तो सेम टाइम आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, यहाँ पर है तो आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, यहाँ पर है तो आगे जा रही है, नीचे भी जा रही है। तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई, ये चेंज होता रहता है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना हो तो बॉडी मुसलसल एक्स के लॉन्ग फासला तय करती है। इसकी एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, बॉडी मुसलसल एक्स के लॉन्ग एक ही स्पीड से जाती है। चेंज किस में आती है? वाई कंपोनेंट में। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है, नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है। तो लिहाजा इसकी एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। वाई के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज है, वेरी कर रही है, और वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन जी होता है। अपवर्ड मोशन में -g, डाउनवर्ड मोशन में +g। तो ये स्पीड और एक्सेलरेशन है एक्स और वाई के लॉन्ग। इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट देखें। इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, वी आई एक्स बराबर है वी आई कॉस थीटा, वी आई वाई होता है वी आई साइन थीटा। एक्स और वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी है। जो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो होता है वी आई कॉस थीटा, इसी के बराबर होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल, क्योंकि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी में चेंज नहीं आती। इनिशियल फाइनल सेम होते हैं। अलबत्ता जो फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो है वी आई साइन थीटा माइनस टी टी फॉर अपवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में +g हो जाएगा। इसी तरह एक्स फासला मालूम करना हो तो वी आई कॉस थीटा टी, एस बराबर वी टी होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ये एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस होता है। वाई के लॉन्ग डिस्टेंस मालूम करना हो तो वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ आई? इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस, वाई के लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ और फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ये प्रोजेक्टाइल है, इसको मैक्सिमम हाइट, ये पी पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसे कहते हैं
वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। मैक्सिमम हाइट तक कितने टाइम में जाएगा वो ये है। अगर टोटल मालूम करना हो टाइम, ओ पॉइंट से लेकर इस क्यू पॉइंट तक, ये टोटल टाइम होगा। वो जहाँ से उड़ा वापस गिर गया, आधा टाइम लगा यहाँ तक, इतना टाइम वापसी में लगेगा। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो इसका डबल होगा, 2vi साइन थीटा ओवर जी। ये टाइम है सिर्फ हाइट तक जाने में, आधे फासले का, इतना टाइम वापसी पे लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है। फिर है हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कितना ऊंचा जाता है, इसकी ये हाइट किसके बराबर है। हाइट के लिए फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं। ये टोटल हाइट है। एक है हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसकी इक्वेशन है वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। हॉरिजॉन्टल रेंज होती है कि ये प्रोजेक्टाइल एक्स के लॉन्ग कितना फासला तय करता है। वो डिस्टेंस जो एक्स के लॉन्ग तय करेगा उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता है। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन या कास की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। गोया जब साइन 2 थीटा 1 के बराबर होगा तब रेंज मैक्सिमम होगी, जिसकी वैल्यू होती है वी आई स्क्वायर ओवर जी। और ये साइन 2 थीटा किस एंगल पे मैक्सिमम होता है, 45 पे। क्योंकि 2 थीटा जब 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी, जब 2 थीटा 90 होगा। अगर 2 थीटा 90 होगा तो थीटा क्या होना चाहिए, 45। सो रेंज मैक्सिमम होती है 45 पर। हाइट किस एंगल पे मैक्सिमम होगी, हाइट का डिपेंड है साइन पर। साइन किस एंगल पे मैक्सिमम होता है, 90 पर। गोया 90 पर फेंकें तो हाइट मैक्सिमम होगी, 45 पे फेंकें तो रेंज मैक्सिमम होगी। जब रेंज मैक्सिमम होती है तो हाइट और रेंज में क्या रेशो होती है, इनको मिटा दो। For maximum range, relation between range and height। जो मैक्सिमम रेंज है वो हाइट से 4 गुना बड़ी होती है। जब रेंज मैक्सिमम होती है, यानी कि ये भी फासला है कुछ मीटर में, ये भी फासला है कुछ मीटर में, जो मैक्सिमम रेंज का फासला होगा वो 4 गुना ज़्यादा होता है। मसलन रेंज मैक्सिमम कितनी होती है, वी आई स्क्वायर ओवर जी। अगर आप हाइट मालूम करें, हाइट की इक्वेशन होती है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये इक्वेशन है हाइट की। ये रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम है, 45 पर। अगर आप एंगल 45 हाइट पे पुट करें, फॉर थीटा 45, हाइट इज़ वी आई स्क्वायर साइन 45 सारे का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2g। वी आई स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसका स्क्वायर कर लें, नीचे 2g है। 1/√2 1/2 बन गया, ये 1/2 नीचे आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई 4g बन गया। तो आंसर होगा वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। तो रेंज है वी आई स्क्वायर ओवर जी, जबकि हाइट है वी आई स्क्वायर ओवर 4g। गोया जो हाइट है वो 4 गुना कम है।
ये वी आई स्केयर ओवर जी है, ये वी आई स्केयर ओवर 4g है। गोया कौन ज़्यादा है? रेंज कितने गुना ज़्यादा है? सो आप कह सकते रेंज इज़ 4 टाइम हाइट, या हाइट इज़ रेंज बाई 4, 4 गुना हाइट कम होती है। तो मैक्सिमम या 45 एंगल पर दोनों के दरमियान ये ताल्लुक है। अब वो रेशो पूछते हैं कुछ। रेशो ऑफ, ये आप सॉल्व करेंगे, रेशो ऑफ हाइट एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो बॉडीज उनको फेंका गया, उनकी हाइट की रेशो क्या होगी 30 पर और 60 पर। तो आप हाइट, पहली हाइट मालूम करें 30 पर, दूसरी हाइट मालूम करें 60 पर, और इनकी रेशो बताएं क्या रेशो होती है। हाइट की इक्वेशन है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब इसमें वी आई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 2g नीचे भी कैंसिल, बाकी रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ थीटा क्या है 30 है, साइन 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 60 का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू मालूम कर लेंगे, रेशो आ जाएगी। साइन 30 1/2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है। 1/4 ये उलट कर 4/3 बन गया, तो 1:3 आ गए। 1/2 1/4 बन गया, जो √3 है वो 3/4 होगा, उल्टा दे तो 4/3 हो जाएगा। इसी तरह रेंज और टाइम में क्या रिलेशन है, या हाइट और टाइम में। टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2vi साइन थीटा ओवर जी, जबकि हाइट किसके बराबर है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब ऐसा करें, vi साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर लें, यहाँ से ये बनेगी t g डिवाइडेड बाई 2। वी आई साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर ली, और वी आई साइन थीटा की ये वैल्यू हाइट की इक्वेशन में पुट कर लें। हाइट की इक्वेशन में ये है वी आई साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये हाइट है। वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप एक ही स्क्वायर में लिखते हैं, और वी आई साइन थीटा यहाँ से किसके बराबर है tg/2, इसमें पुट कर लें tg/2 सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2g। एक जी से कैंसिल, 4 नीचे आके 8 बन गया, टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 8, ये हाइट है। सो हाइट इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, ए बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर reach the other in 2 seconds. What is height? दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे ने बॉल फेंकी, एक ने बॉल फेंकी दूसरे तक। कितने टाइम में पहुंची ये बॉल 2 सेकंड में। हाइट बतानी है, तो उसके लिए अब ये फार्मूला यूज़ करें। हाइट किसकी इक्वल है जी टी स्क्वायर बाई 8, जी को 10 ही पुट कर लें, इजी रहता है।
टाइम 2 सेकेंड है, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 8, तो ये 5 मीटर हाइट आ गई। Projectile is projected with 10 meter per second at 60 डिग्री। 10 की स्पीड से 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। व्हाट इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी? 0। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर? ये हाईएस्ट पॉइंट होता है उसका। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वी आई वाई ज़ीरो होता है, एक्स तो रहता है, कितना होता है वी आई कास थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ कास कंपोनेंट होता है, लिहाजा जो वेलोसिटी है वो होगी वी आई कॉस थीटा। कॉस 60 है, वी आई की वैल्यू 10 है, कॉस 60 1/2 होते तो 5 मीटर पर सेकंड। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वी आई कॉस थीटा है। चूँकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वी आई कॉस थीटा है, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होंगे? अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये एनर्जी की वैल्यू है, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक क्या होगी? अब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? वी आई कॉस थीटा। इसका स्क्वायर कर लें, बजाय सिंपल वेलोसिटी के हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वी आई कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर कर लें तो हाफ एम वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा गोया एनर्जी का कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं एनर्जी कह लेता हूँ काइनेटिक मैक्सिमम, तो ई मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये काइनेटिक एनर्जी है एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। अगर एंगल 45 होगा, अगर एंगल 45 पे फेंका जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ बच जाती है। अगर 45 पे आप प्रोजेक्टाइल को फेंकें और उसकी उस टाइम एनर्जी थी 100 जूल, 45 पे प्रोजेक्टाइल को फेंका, उसकी उस टाइम काइनेटिक क्या थी? 100 जूल। हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी बच जाएगी? आप एंगल की वैल्यू पुट कर लें, ई मल्टीप्लाई कॉस 45 का स्क्वायर, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर गोया 1/2, हाफ बच गई। 100 है तो 50 रहेगी, 0 नहीं होती क्योंकि एक वेलोसिटी का कंपोनेंट मौजूद है जिसकी वजह से काइनेटिक भी होती है। पोटेंशियल क्या होगी? पोटेंशियल होती है एम जी एच। ठीक है। हाइट का फार्मूला हमने पढ़ा, क्या था? वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये हाइट की इक्वेशन है, वो पुट कर ली, जी से जी कैंसिल हो गया, 1/2 एम वी स्क्वायर साथ साइन स्क्वायर थीटा है गोया जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ हाफ, सॉरी इसको ई कह ले सारे को, ई मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। तो पोटेंशियल ई साइन स्क्वायर थीटा है, जबकि काइनेटिक ई कॉस स्क्वायर थीटा है, ये वाला।
आपने एक सवाल करके लाना है at 30 degree ratio between range and height. रेंज टू हाइट रेशियो क्या है, किस एंगल पर? 30 पर। रेंज की इक्वेशन पुट करें, हाइट की इक्वेशन लिखें और एंगल दोनों में सेम 30 लिखें और अपने आंसर क्या निकालना है? 4√3 रेशियो 1। जो रेशियो आनी चाहिए 4√3 रेशियो 1 आनी चाहिए। चांद पे रेंज कितनी होगी? ज़मीन के मुकाबले में चांद पे रेंज ज़्यादा होगी कम होगी? कम होगी तो कितने गुना कम होगी, ज़्यादा होगी तो कितने गुना ज़्यादा होगी? रेंज की इक्वेशन है VI² जी के इन्वर्सली है। चांद पे जी 6 गुना कम होता है तो मून पर रेंज 6 गुना ज़्यादा होती है। projectile projected with 10 meter per second. Its maximum range is अगर 10 की स्पीड से फेंका जाए इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी? तो रेंज मैक्सिमम की इक्वेशन यही है VI²/G। मैक्सिमम के लिए साइन टू 1 हो जाएगा। सिंपल VI की वैल्यू पुट कर लें 10 × 10, G भी 10 है तो ये 10 मीटर पर 10 मीटर आ गया। VI² है, 10 का स्क्वायर कर लिया, G की वैल्यू भी 10 पुट कर लें। ये बताइए किस एंगल पर रेंज हाफ हो जाएगी? एट व्हाट एंगल रेंज इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। रेंज की इक्वेशन होती है VI² sin 2θ। ये VI²G मैक्सिमम रेंज है और मैक्सिमम मल्टीप्लाई sin 2θ। मालूम क्या करना है? वो एंगल बताइए जिस पे मैक्सिमम रेंज हाफ हो जाए। कौन सा एंगल होगा? आपके पास ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90। क्या एंगल होना चाहिए? 15, 30, 60, 90। मतलब इसकी वैल्यू 1/2 है। साइन की कौन से एंगल पे 1/2 होती है? 30 पे। साइन 30 1/2 होता है, मगर ये 2θ है। अब एंगल 15 पुट करेंगे। साइन 2 × 15। अब ये साइन 30 होगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज होगा। टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। टॉर्क टर्निंग इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ये बॉडी का सेंटर है। सेंटर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पॉइंट के अबाउट आपने बॉडी को रोटेट करना है। अब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं।
फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स ऑफ रोटेशन से वो आर है। ये फोर्स क्या करेगी, बॉडी में रोटेशन पैदा करेगी। जब फोर्स किसी बॉडी में रोटेशन पैदा कर रही हो तो हम कहते हैं ये टार्क है। मैथमेटिकली टार्क टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। आर क्या होता है, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म किसे कहते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कहाँ पर, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं पी पॉइंट पर, और वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म का यूनिट क्या होगा, मीटर डिस्टेंस है। आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड है। फॉर एंगल 0 आर 180 टार्क इज 0, फॉर 90 टार्क इज मैक्सिमम। थीटा 0 या 180 पे कोई रोटेशन नहीं, इसके अलावा कोई एंगल होगा तो टार्क पैदा होगा, रोटेशन होगी। मैक्सिमम टार्क किस एंगल पर होगा, 90 पर। यूनिट इसका मैक्सिमम टार्क आर एफ है, यूनिट इसका न्यूटन मीटर होता है। तो जब भी आप टार्क मालूम करेंगे, आर मल्टीप्लाई फोर्स। आर कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दो किस्म का टार्क होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव लेंगे हमेशा, और क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव लिया जाता है। इक्विलिब्रियम में ये है, when a body is at rest or moving with constant velocity, it is said to be in equilibrium. जबकि बॉडी रेस्ट में होती है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। When a body is at rest or moving with uniform velocity, it is said to be in equilibrium. जबकि बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। रेस्ट में है तो भी एक्सेलरेशन नहीं होता, वेलोसिटी कांस्टेंट तो भी एक्सेलरेशन नहीं होता। गोया जिस बॉडी में एक्सेलरेशन ना हो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। तो इसका मेन थीम है, ए नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। जिस बॉडी में एक्सेलरेशन ना हो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी भी ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। अगर बॉडी मूव कर रही है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी मूव कर रही है और एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक। मोशन दो किस्म की होती है, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। So for translational equilibrium, linear velocity is constant, linear acceleration is zero, linear जो straight line में होता है। And for rotational equilibrium, angular velocity constant, angular acceleration zero। तो acceleration को zero होना चाहिए। इन्हीं से दो डिफरेंट कंडीशंस हैं इसकी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन ये है कि बॉडी पर डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं। किसी बॉडी पर डिफरेंट फोर्सेस हैं, F1, F2, F3, F4 अप टू सो ऑन। उन तमाम फोर्सेस को जमा कर लें। अगर उन तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो आ जाए तो वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो।
और हमने न्यूटन लॉ में पढ़ा जहाँ फोर्स होती है वहाँ एक्सेलरेशन होता है। अगर बॉडी पर लगने वाले फोर्स का सम ज़ीरो होगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड कंडीशन है वो है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क acting on the body is zero, sum of all the torque is zero, then body is said to be in rotational equilibrium। तो बॉडी फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या मतलब हुआ? टार्क जिस तरह फोर्स का ताल्लुक एक्सेलरेशन से है, टार्क का ताल्लुक एंगुलर एक्सेलरेशन से है। ये न्यूटन लॉ है एंगुलर फॉर्म में। फोर्स डायरेक्टली टू एक्सेलरेशन होती है या F इज इक्वल टू m में आपने पढ़ा था। अगर फोर्स ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। इसी तरह अगर टार्क डायरेक्टली है एंगुलर एक्सेलरेशन से या टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। अगर बॉडी पर लगने वाले टार्क का सम ज़ीरो हो जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। टार्क का ताल्लुक एंगुलर एक्सेलरेशन से है। इफ सम ऑफ ऑल द टार्क इज ज़ीरो there is no angular acceleration. If there is no angular acceleration then body is said to be in rotational equilibrium। मुझे ये बता दें R क्रॉस F और F क्रॉस R इनके दरमियान क्या एंगल है? क्या एंगल होगा? 180। R क्रॉस F और माइनस F क्रॉस R इनके दरमियान क्या एंगल होगा? 0। माइनस भी आ गया, उल्टा भी दिया। R क्रॉस F और इनके दरमियान भी 0 होगा। ठीक, तो ये डिफरेंट एंगल भी चेक करने होते हैं। जो सबसे फजूल क्वेश्चन आता है ये मीटर आर्ट है। 1 मीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर। इसको और से समझना है। उसको मैंने 30 सेंटीमीटर पे उसको पाइवोट कर दिया। पाइवोट का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट के इसने रोटेट करना है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन 30 पर है। जिसके गिर्द इसने रोटेट करना है वो 30 है। उसके लेफ्ट मोस्ट हिस्से पर मैंने वेट लटका दिया 100 न्यूटन का, या फोर्स है या वेट है। और सिक्सटी पर एक और वेट है 1 न्यूटन। नाइन्टी पर कितना फोर्स होना चाहिए कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए? ठीक है, 90 पर कितना वेट हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आए? अब करना क्या होता है? करना ये होता है कि इस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है। ये फोर्स बॉडी को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, ये दोनों फोर्स से बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएंगी। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? व्हेन क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो आप दोनों टार्क को इक्वेट कर लें। जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है वो ये वाली फोर्स है। टार्क कैसे होता है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि ये 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर पर है, तो डिस्टेंस इसका जो r है वो 30 सेंटीमीटर है। फोर्स कितनी है? 100। तो आप कह लें कि 100 मल्टीप्लाई 30 ये लेफ़्ट साइड का टार्क है। राइट का टार्क क्या होगा? ये फोर्स है 1 न्यूटन। 60 से लेकर 30 तक का कितना फासला होगा? ये भी 30 है। तो 1 मल्टीप्लाई 30 ये पहले वाली फोर्स का टार्क है, प्लस इसका टार्क क्या होगा? फोर्स
ये 90 से 30 तक का फासला, ये कितना होगा 60, F मल्टीप्लाई 60। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से लेना होता है, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है। रॉड के सेंटर से नहीं लेना, बल्कि कहाँ से लेना है, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ पाइवोट है। तो इसको कर लें, ये 3000 बन गया, ये 30 हो गया, ये 60F बन गया, 30 को इधर लें, 3000 माइनस 30 हो गया 60F के बराबर। फोर्स की वैल्यू मालूम कर लें, 3000 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 60, तो ये फोर्स आ जाएगा। तो इनमें F भी अननोन हो सकता है, डिस्टेंस भी अननोन हो सकता है। तो इसका रूल यही है। इसी रूल से आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लें इसकी। ये मीटर आर्ड है, एक एंड पर 20 न्यूटन की फोर्स है और ये है पाइवोट। कहाँ पर है इसका पाइवोट, यहाँ रख लेते हैं कहीं 90 पर। इस एंड पर एक और फोर्स है, इसको कह लें कितनी है, ये 50 न्यूटन है। व्हाट इज वेट ऑफ मीटर आर्ट? मीटर आर्ट का वेट क्या होगा? एक फोर्स यहाँ पर है एंड पर, दूसरी फोर्स उस एंड पर है, पाइवोट 90 पर है, वेट ऑफ मीटर आर्ट बताना है। अब जो वेट ऑफ मीटर आर्ट होता है वो हमेशा एक्ट करता है सेंटर पर, 50 पर। वेट ऑफ मीटर आर्ट एक्ट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आप पाइवोट के एक तरफ के जो वेट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज टार पैदा करेंगे, दूसरी तरफ के क्लॉकवाइज। तो अब टार को फिर इक्वल कर लें, 20 मल्टीप्लाई 90, ये 0 पर है, 0 to 90 फासला, 20 मल्टीप्लाई 90 प्लस W 50 पर है, 50 मल्टीप्लाई 50 और 90 के दरमियान कितना होगा 40, इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई ये 100 पर है, 100 और 90 के दरमियान 10 फासला। तो यहाँ से आप वेट ऑफ मीटर आर्ट मालूम करेंगे। समझ आई इसकी? समझ आई? तो जो भी आंसर आ जाए सॉल्व कर लीजिएगा, ये जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल है। ओके, थैंक यू।